हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर 2025 सेट नंबर 1 पेपर कोड 346 जेएस के पार्ट 2 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 को कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो में हम खंड से यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट पार्ट को करने वाले हैं। मैं आपको अनसोल्ड में दिखाती हूँ कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम खंड से लघुत्तरीय प्रश्न 1 का प्रश्न नंबर 3 का पार्ट, खा पार्ट, ग पार्ट, घ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट करने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम ये 5 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुविकल्पित प्रश्न करे थे और खंड ब यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न को अच्छे से किया था। यानी कि कल की वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज की वीडियो में हम खंड से लघुत्तरीय प्रश्न 1 का प्रश्न नंबर 3 का पार्ट, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है, जो कि आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला देखिए, खा पार्ट है, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। तो देखिए, खा पार्ट है ये, और फिर आगे देखिए, आगे है ग पार्ट। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ये भी आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है घ पार्ट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया था। आगे देखिए, खंड द का लघुत्तरीय प्रश्न 2। देखिए, इसका हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स का पूछा गया था। यानी कि आज की वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, और एक बात और देखिए, अगर आपने अभी तक क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करना है, आपको बस अब पिछले 5 वर्षों में आए हुए पेपर सेट को सॉल्व कर लेना है। यानी कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम वाले टीचर्स ने बनाए हुए हैं और ये हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। आपको देखिए, आपको कोई भी मॉडल पेपर नहीं लगाना, आपको बस क्या करना है, आपको अपना फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सिर्फ पिछले 5 वर्षों में आए हुए ये क्वेश्चन ही तैयार करनी है। और देखिए, हमारा जो क्लास 12 फिजिक्स का जो पेपर आता है उसमें हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो यानी कि अगर एक बार में यानी कि एक साल में भी 7 पेपर सेट आपको मिल रहे हैं तो यानी कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो कि रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। यानी कि आपको 2025 का, 2024 का, 23 का, 22 का और 2020 का और 19 का अच्छे से तैयार कर लेने, तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये बात कोई नहीं बताता है, सब ये कहते हैं कि जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है वो ही तो फिक्स है। और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो क्वेश्चंस हमारे यही सिलेबस में से रिपीट होंगे, यानी कि हमारे पिछले 5 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन पेपर में से ही रिपीट होंगे। तो अगर आपको कोई सा भी पेपर सेट सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो आप ये भी कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, खंड से लघुत्तरीय प्रश्न 1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है। तो देखिए, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है। फर्स्ट है, तो यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका। फर्स्ट क्या थी, यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका। दूसरी थी, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो इलेक्ट्रॉन में से लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होनी चाहिए, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। फिर से देखते हैं, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां में क्या कहता। पहली तो थी कि ये मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका है। दूसरी क्या थी, दूसरी थी, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो इलेक्ट्रॉन में से लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होनी चाहिए, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है खा पार्ट का। तो देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन है खा, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये डायग्राम दिया गया है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए,
यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी यानी कि एफ क्या 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो प्रतिबिंब की, यहाँ पर हमें यू जो दिया हुआ है, यू कितना दिया गया है, यू दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उत्तल लेंस का सूत्र लगा देंगे। वो क्या होता है, वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो देखिए ये हमारा चित्र दिया गया है, ये एक उत्तल लेंस है और देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें पड़ रही है इस पॉइंट पर और ये भी इससे इस प्रकार मिल रहा है और यहाँ पर हमें यू दी गई है कितना 10 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं उत्तल लेंस के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला गया उत्तल लेंस, तो यहाँ पे लिखते हैं उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। तो हम यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए लेंस का सूत्र लगाते हैं। लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस के लिए लेंस का सूत्र, तो ये है हमारा 1/f = 1/v - 1/u। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है f यानी कि फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और बात करें u की, तो u कितना है, u है हमारा 10 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v। तो हमें यहाँ पर v ज्ञात करना है। अब हम ये वैल्यूज को सूत्र में पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगी 1/20 बराबर 1/v ऐसा कैसी और माइनस 1/10। अब देखिए ये 1/20 ऐसा कैसे रह जाएगा और ये माइनस का 1/10 है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, प्लस 1/10 बराबर 1/v। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/v = इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20। तो देखिए जब एलसीएम 20 आया तो यहाँ पर हमें किससे गुणा करनी होगी, 1 से, यानी कि ये देखिए यहाँ पर है 10 तो हमें यहाँ पर भी 20 बनाना होगा, तो किससे गुणा करेंगे 2 से, तो जिसकी हम नीचे गुणा करेंगे उसकी में ऊपर भी गुणा करनी होगी। तो देखिए 10 की गुणा 2 में 20 और ऊपर 2। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1/v = 3/20, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 20/3। तो जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या निकल कर आ गई, 6.67 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है किरण का मार्ग भी दिखाइए, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में किरण का मार्ग भी दिखाना है। तो देखिए ये किरण कैसे पड़ेगी, ये किरण पड़ेगी इस बिंदु पर, ये पॉइंट ये रहा, ये है किरण का मार्ग। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है ग पार्ट का, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो देखिए ऐसी तरंगें जिनका निर्माण परिवर्ती का मतलब क्या होता है, परिवर्ती का मतलब होता है बदलना। क्या होता है परिवर्ती का मतलब, परिवर्ती यानी कि बदलना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अवयव हमें दिखाना है। तो ऐसी तरंगें जिनका निर्माण परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। कि ऐसी तरंगें जिनका निर्माण परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। अब देखिए आगे, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत अथवा तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। क्योंकि देखिए इसी पेपर सेट में आपसे एमसीक्यू में पूछा गया था कि कितने डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि क्या होता है, तो वो होता है लंबवत, यानी कि थीटा = हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और आपको ये कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या थी, ऐसी तरंगें जिनका निर्माण परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। और इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। अब क्वेश्चन बोला गया था इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, हमने कोई पॉइंट लिया यानी कोई बिंदु लिया O, ठीक है। अब इस पर क्या है, ये एक संचरण की दिशा है, ठीक है। ये है x अक्ष पर और ये है y अक्ष पर। अब देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, E
ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र, ये ऐसे जाएगा इस प्रकार। तो ये जो संचरण की दिशा पर क्या हो रहा है, लंब डाल रहा है। क्या डाल रहा है, लंब डाल रहा है, तो इसलिए लंबवत है। और इसी प्रकार देखिए ये है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी इस पर संचरण की दिशा पर क्या कर रहा है, लंब डाल रहा है। यानी कि आप समझिए कि जैसे ये क्या है, ये कोई सड़क है और इस पर हम खड़े हैं, और हम खड़े होकर क्या बनाएंगे, हम खड़े होकर 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो क्या होंगे, हम उस पर लंबवत होंगे संचरण की दिशा पर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। अब आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा घ पार्ट, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये हमसे 2-2 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता इस बार भी यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और फ्रेंड्स आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये आपका कमेंट करके जरूर बताना। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो लूप में प्रवाहित धारा और लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। यह सदिश राशि है। क्या, कौन सी राशि, यह सदिश राशि। फिर से देख लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो लूप में प्रवाहित धारा और लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। यह सदिश राशि है। तो m = I × A, क्योंकि लूप में प्रवाहित धारा यानी कि I और लूप के क्षेत्रफल यानी कि A के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो हो जाएगा m = n × IA, और यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। यही क्या है, यही हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है खंड द का। ये और देखिए फ्रेंड्स लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड, ये वाला क्वेश्चन हमसे 3 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा गया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो देखिए ये क्या है, ये एक डायग्राम है। देखिए इसमें हम मान लेते हैं, इसमें हम एक अनंत लंबाई का तार लेंगे। ये क्या है, ये एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर Q आवेश है। इस पर क्या है, इस पर Q आवेश है। तो इसकी लंबाई हम क्या कर लेते हैं, इसकी लंबाई L मान लेते हैं, क्योंकि अनंत तक तो हम इसको देख नहीं सकते कि कितनी है। तो हम मान लेते हैं L लंबाई का तार है जिस पर Q आवेश है। ठीक है, इससे R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कोई भी बिंदु क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। इससे R दूरी पर हम एक बिंदु P लिया है। ये एक क्षेत्र है। तो ये कैसा क्षेत्र है, ये एक सूक्ष्म क्षेत्र है। सूक्ष्म यानी कि छोटा। अगर इस क्षेत्रफल को देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, dA होगा। और इस पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। इस पर वैद्युत क्षेत्र है E, यानी कि ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये दोनों एक ही दिशा में है। और जब ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो इसका कोण क्या होता है, कोण होता है 0 डिग्री। तो जब ये दोनों ये एक ही दिशा में हो तो इसका कोण क्या होगा, कोण होगा 0 डिग्री। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, माना L लंबाई का तार पर प्लस Q आवेश दिया गया है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ पर एक L लंबाई का तार है। हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर अनंत लंबाई का तार लिया है। ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया L है। तो हम वही बात यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि आप इसको रटना नहीं है, आपको बस एक तो आपको चित्र अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद आप इसको जो आपने यहाँ पर बनाया वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो माना L लंबाई के तार पर प्लस Q आवेश दिया गया है जो कि L लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अतः L लंबाई के तार के चारों ओर एक बेलनाकार गोसेन पृष्ठ की रचना की जाती है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छे समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता दूं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक L लंबाई का तार लिया, हमने अनंत लंबाई का तार ले लिया। ठीक है, तो इसका नाम हमने रख दिया L, क्योंकि हम इसको ये अनंत तक जा रहा है तो हम इसको देख तो नहीं सकते कितनी है। और इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने प्लस Q आवेश ले लिया। इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, और ये क्या है, ये एक सूक्ष्म क्षेत्र है। और इस पर क्या है, इस पर है क्षेत्रफल dA, और इस पर क्या है, इस पर वैद्युत क्षेत्र E है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही दिशा में है। और जब ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले हम बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो जब भी सूक्ष्म की या छोटे हिस्से की बात की जाती है तो उसमें लग जाता है D, और अगर संपूर्ण यानी कि पूरे की बात की जाती है तो उसमें समाकलन लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू वैक्टर ई इंटू वैक्टर डी ए। ठीक है, तो जब हम वेक्टर की गुणा वेक्टर से करेंगे, जब हम वेक्टर की गुणा वेक्टर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा लग जाएगा और जो वेक्टर होगा वो हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर आगे लिखते हैं, चूंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए की दिशा समान है तो थीटा बराबर 0 होगा। क्या होगा, चूंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए की दिशा क्या है, समान है, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, और डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए ये यहाँ पर इतना निकल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे संपूर्ण के लिए। उससे पहले हम निकलता छोटे के लिए, सबसे छोटे के लिए यानी कि सूक्ष्म के लिए। तो हमने वहां पर बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकाला था, अब हम निकालेंगे कुल फ्लक्स। या तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो समाकलन किसके आगे होता है, समाकलन होता है D के आगे। तो कुल फ्लक्स, तो देखिए हम यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब देखिए ये क्या है, हमने ये जो मान लिया था आकृति ज्योति यानी कि चित्र ज्योता, हमने मान लिया था उसकी जो संरचना है वो क्या है, बेलनाकार है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो हम यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो हम जानते हैं बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, समाकलन डी इज इक्वल टू 2 पाई आर एल होता है। तो हम वही लिखेंगे, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो फाई आ जाएगा और ई इंटू 2 पाई आर एल आ जाएगा। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में बोला गया है गॉस के नियम का उपयोग करते हुए, तो जब गॉस के नियम का उपयोग करेंगे तो गॉस की प्रमेय तो हम लेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर गॉस की प्रमेय लिया। तो गॉस की प्रमेय है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए हम यहाँ पर फाई की जगह रख देंगे, हम यहाँ पर रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सीधे तार की बात की गई है, यहाँ पर एक सीधे तार की बात की गई है। तो फिर यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवेश घनत्व होगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से क्यू का मान निकाल देंगे, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो क्यू की जगह क्या रखेंगे, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ होगा ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे। तो जब हम अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम यहाँ से 1 बाहर ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 लैम्डा आर। यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे सभी का भला हो सके और सभी को हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कहूंगी, आपको अगर फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो फिर आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाने चाहिए, क्योंकि तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।